नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज आपके बीच में फिर से हम हाजिर हैं एनसीईआरटी क्लास 6, जिसमें हमने आपको चैप्टर 2 पढ़ाना स्टार्ट किया है, जिसका एक पार्ट हमने आपको पढ़ाया है। आज हम उसी के आगे दूसरे पार्ट को आपको पढ़ाएंगे। हम लोग अध्याय 2 सजीव जगत में विविधता पढ़ रहे थे। इसके आगे हम लोग इसको आज पूरा कंप्लीट करेंगे, तो आप लोग साथ में जुड़ जाइए और नई नई बातों को सीखिए। और जो कुछ भी आपको अच्छा लगे, इसमें सुझाव जो आपको देना हो, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और ना अच्छा लगे तो डिसलाइक करें, लेकिन उसका रीज़न ज़रूर बताएं कि आपको क्यों अच्छा नहीं लगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हम लोगों ने इसको पढ़ लिया था, यहाँ तक पढ़ लिया था। ये पौधों का अलग अलग समूहों में बांटना, विभिन्न प्रकार के समूहों में बांटना, है ना। इसके बाद आज हम लोग जड़ों के बारे में पढ़ेंगे। जड़ों के आधार पर समूहों को बांटना, जड़ कितने प्रकार की होती हैं उसका हम लोग अध्ययन करेंगे। हम लोग पत्तियों का शिराविन्यास देखा था, तो यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया था शिराविन्यास तक। पत्तियों में कहाँ तक कैसा शिराविन्यास होता है, समानांतर होता है या जालिका रूप में होता है, इसको हम लोगों ने पढ़ लिया था। तो आज हम लोगों को क्या पढ़ना है? आज हम लोगों को पौधों की जड़ों के बारे में पढ़ना है। तो शुरुआत करते हैं एक क्रियाकलाप से। इस टॉपिक का हम लोग शुरुआत करते हैं। आप किसी ऐसे खुले मैदान में जाइए जहां जंगली शाक और घास उग रहे हों। इस अभ्यास के लिए आप छोटे शाकों का उपयोग कर सकते हैं। खुरपी की सहायता से जड़ों को हानि पहुंचाए बिना कुछ भिन्न प्रकार के शाकों को सावधानी पूर्वक खोदकर बाहर निकालें। शाकों को निकालने से पहले आप मिट्टी को गीला करके ढीला कर दें। तो हमको एक क्रियाकलाप है, इसमें क्या करना है कि अपने आसपास जो भी जहाँ पे जंगल है, मैदान है, वहाँ पे जाएं और कुछ जंगली शाक और जो घास उग रहे हैं उनको आप उखाड़ के लाएं, है ना। ऐसा उखाड़ें कि उनको नुकसान ना पहुँचे, उनकी जड़ क्या हो, बनी रहे, जड़ ना टूटे, नहीं पेड़ क्या हो जाएंगे, सूख जाएंगे। तो आप खुरपी की सहायता से या फावड़े की सहायता से उनको उखाड़ें और ले आएँ, उनको उनका अध्ययन करें, उनको देखें, है ना। तो और जड़ों को बढ़िया साफ करके पानी से उसको धोएं और उसका अवलोकन करें। अवलोकन के पश्चात शाक को दोबारा लगा के उसको फिर से पेड़ को फिर से लगाना है। देखने के बाद उसको कहीं मिट्टी में फिर से लगा के पानी वानी दे देना, ताकि वो फिर से उगाए, सूखे ना। तो हमको ये देख के अध्ययन करना है कि इनकी जड़ें कैसी हैं, इनकी जड़ें कैसी हैं। तो देखो, जैसे हमने देखा, हम देखे होंगे जब लाएंगे उखाड़ के, उसमें देखेंगे कुछ इस तरह की, किसी में जड़ रहेंगी, किसी में ऐसी जड़ रहेंगी। तरह तरह की जड़ें होती हैं। मुख्यतः 2 प्रकार की जड़ें होती हैं। जैसे एक सरसों के पौधों में मूसला जड़ तंत्र है और एक समान घास के पौधे में झकड़ा रेशेदार जड़ तंत्र है। तो हमें इस पाठ में मुख्यतः इन्हीं 2 जड़ों के बारे में समझना है और इनके आधार पर हमको पौधों को वर्गीकृत करना है। आपके द्वारा एकत्रित किए गए पौधों की जड़ों में क्या समानताएं और क्या भिन्नताएं हैं? हमने जो भी पौधा इकट्ठा किया था अपने आसपास से, उनकी जड़ों को देखना है, उसमें क्या समानताएं हैं और क्या भिन्नताएं हैं। जो ऊपर चित्र दिया गया है, इसमें चित्र 2.5 का और चित्र 2.5 का में प्रदर्शित पौधों की जड़ों में आप क्या भिन्नताएं देखते हैं? जो पौधे हमने भी देखा है, इसमें क्या भिन्नताएं हैं? तो अभी हम लोग भिन्नताएं देखें तो ये भिन्नता दिख रही है कि इसमें क्या है, ये जड़ देखो, इसमें कैसा जड़ एक नीचे की तरफ गई है ना। फिर उसके अगल बगल जड़ें निकली, छोटी छोटी अगल बगल। एक मेन जड़ है, नीचे तक गई है, उसके उसकी शाखाएं निकली, एक तरह से मेन जड़ की क्या निकली, शाखाएं निकली। इसमें क्या है, ये पौधे का जो तने का जो निचला भाग है, यहीं से सारी जड़ें निकली हैं, यहीं से सारी जड़ें देखो ये निकल रही हैं, सारी जड़ें यहीं से निकल रही हैं। इसमें क्या है, एक मुख्य जड़ है, उसके शाखाएँ निकली हुई हैं, ये एक विशेष अंतर इसमें। तो हम लोग इस जड़ के अंतर को समझेंगे। आइए देखते हैं आगे। चित्र 2.5 का में सरसों के पौधों की जड़ों का ध्यानपूर्वक अवलोकन करें। इस पौधे की जड़ में एक मुख्य जड़ होती है, जिससे छोटी छोटी पार्श्व जड़ें निकलती हैं। ऐसी जड़ों को मूसला जड़ कहते हैं। मूसला जड़ क्या होती है? जो जिसमें एक मुख्य जड़ होती है जो नीचे तक जाती है, और उस मुख्य जड़ में ही अगल बगल जड़ें निकली रहती हैं। पार्श्व मतलब बगल में, पार्श्व मतलब क्या होता है, साइड बाई साइड, मतलब साइड साइड में क्या होती है, जड़ें निकली रहती हैं। तो मुख्य जड़ों से पार्श्व जड़ें मतलब साइड में छोटी छोटी बहुत सारी जड़ें निकली रहती हैं। ऐसी जड़ों को हम लोग क्या कहते हैं, मूसला जड़ कहते हैं। ये सरसों के पौधों में हम देखेंगे तो मूसला जड़ें पाई जाएंगी।
मूसला जड़ वाले एक अन्य पौधों का उदाहरण गुड़हल है, जिसे आपने क्रियाकलाप 2.1 में देखा और तालिका 2.1 में अंकित किया। एक और उदाहरण है गुड़हल का। गुड़हल का भी आप पौधा देखेंगे, छोटा पौधा, उसको उखाड़ के देखिए, आराम से उखाड़िएगा खुरपी की सहायता से, ताकि उसको दोबारा लगाया जा सके। उसमें भी मूसला जड़ ही पाई जाएगी। एक मुख्य जड़ होगी, उसके अगल बगल जो है पार्श्व जड़ें निकली रहती हैं। चित्र 2.5 खा में दिखाया गया पौधा एक सामान्य घास का पौधा है। जो भी दूसरा हम लोगों ने भी चित्र देखा था, ये वाला चित्र था जो हमने देखा था अभी, ये क्या है? एक सामान्य घास का पौधा है। सामान्य घास का एक पौधा है। इसकी जड़ें कैसे निकली हैं, इसको देखते हैं हम लोग। ठीक है, सामान्य घास का एक पौधा है। इस पौधे की जड़ें समान माप की पतली जड़ों के गुच्छों के रूप में दिखाई देती हैं, जो तनों के आधार से निकलती हैं। इसमें क्या है जड़ें? इसमें जड़ें क्या होती हैं? इसमें जड़ें जो है सामान्य, एक तरह से तंतु की तरह होती है, छोटी छोटी रेशेदार जड़ें होती हैं। इसमें क्या होता है, एक तने से जो तना है, इसके निचले भाग से सारी जड़ें ऐसे निकली रहती हैं। यहीं से देखो, ये एकदम जालीनुमा एकदम बना दे रही है ना, एकदम तंतु की जैसे फैली हुई हैं। एक ही जगह से निकलेंगी सारी जड़ें। कहाँ से निकलेंगी? एक ही जगह से। वो जगह कौन सी है? जो पौधा है उसके तने का सबसे निचला भाग, जहाँ से मिट्टी शुरू हो जाती है, वहीं से सारी जड़ें निकलती हैं। तो ये हो गया आपका एक सामान्य घास की जड़ें। ऐसी जड़ों को हम लोग क्या कहेंगे, उसको पढ़ते हैं। ऐसी जड़ों को झकड़ा जड़ अथवा रेशेदार जड़ कहते हैं। तो दूसरा वाला हमने भी पढ़ा कि जिसमें रेशा निकला रहता है, एक जगह से, एक स्थान से बहुत सारे रेशे तंतु की तरह निकले रहते हैं। ऐसी जड़ों को क्या कहते हैं? झकड़ा जड़ या रेशेदार जड़ कहते हैं। क्या आपके संग्रह में कोई अन्य घास सम्मिलित है? यदि हाँ, तो इसकी जड़ें किस प्रकार की हैं? क्या किसी पौधे की पत्ती में सिरा विन्यास के प्रकार और उसकी जड़ के प्रकार के बीच कोई संबंध होता है? हम कैसे इसका पता लगा सकते हैं? तो हमको ये एक तरह से रिलेशन देखना है, एक क्रियाकलाप के माध्यम से हमको समझना है कि पौधों की पत्तियों की सिरा विन्यास और जड़ों में क्या कोई समानता है। तो इसको हम अभी आगे क्रियाकलाप करेंगे, उसमें समझेंगे। आइए संबंध ढूंढें और विश्लेषण करें। अपने विद्यालय की नर्सरी, पौधा घर अथवा किसी अन्य नर्सरी से 5 समान पौध एकत्रित करें और उन्हें अपने विद्यालय के उद्यान में लगाएं। ऐसे पौधों के उदाहरण लेमन घास, ज्वारांकुश, गेंदा, सदाबहार और अन्य पुष्पीय पौधे हो सकते हैं। क्या करना है? अपने विद्यालय की नर्सरी अथवा किसी अन्य नर्सरी से 5 समान पौधे एकत्रित करना है और उन्हें अपने विद्यालय के उद्यान में लगाना है। कुछ जैसे गेंदा ले लेना है, सदाबहार ले लेना है, और भी अन्य जो पुष्प वाले पौधे हैं उनको लगाना है। उन्हें लगाने से पहले उनकी जड़ों और पत्तियों के शिरा विन्यास का अवलोकन करें। आप अपने अवलोकनों को तालिका 2.4 में अंकित करें। जो पौधे हम लोग लगाएंगे उसकी जड़ों को देखेंगे, उसका अवलोकन करेंगे और उनकी पत्तियों का अवलोकन करेंगे कि इनमें क्या समानता है। हमको उनमें समानता देखना है ना, जड़ों और पत्तियों में क्या समानता है उसको समझना है। तो ये हमको एक तालिका दी गई है, इस तालिका में भरना है। तो जैसे पत्तियों के शिरा विन्यास और जड़ों के प्रकार को हमको इस तालिका में भरना है। जैसे लेमन घास हो गया, पत्तियों का शिरा विन्यास कैसे होता है? कैसे होता है? समांतर, जालिका रूप में या समांतर होता है। पत्तियों का शिरा विन्यास क्या है? जालिका रूप में है या समांतर? तो लेमन घास, इसका शिरा विन्यास कैसा होता है? समांतर। जड़ के प्रकार कैसे हैं? जड़ का प्रकार कैसा है? रेशेदार, झकड़ा जड़। दूसरा और कोई पौधा ले लेना, जैसे गुड़हल हो गया, गेंदे का फूल हो गया। गेंदा क्या होता है? इसका शिरा विन्यास कैसे होता है? इसकी जड़ें कैसी होती हैं? अन्य जो भी आप पौधा लीजिएगा उसको इस तालिका में भर दीजिएगा। ठीक है, और इसकी समानता और अंतर को देखना है। चलिए आगे चलते हैं। क्या आपको इन पौधों की पत्तियों की शिरा विन्यास और जड़ों के प्रकार के मध्य कोई संबंध दिखाई देता है? सदाबहार के पौधे में मूसला जड़ें और पत्तियों में जालिका रूपी शिरा विन्यास होता है। सदाबहार के पौधे, सदाबहार जो फूल होता है ना, सदाबहार का पौधा होता है, उसकी जड़ें क्या होती हैं? मूसला जड़ें होती हैं। और पत्तियाँ कैसी होती हैं? पत्तियों का शिरा विन्यास कैसा होता है? जालिका रूप में होता है। यह जानने की कोशिश करें कि क्या यह जालिका रूपी शिरा विन्यास वाले अन्य पौधों में भी मूसला जड़ें होती हैं। हमको देखना है कि क्या जिसमें जालिका रूपी शिरा विन्यास होता है पौधों में, तो उनकी जड़ें क्या मूसला जड़ें होती हैं अन्य पौधों में? हमको ये चेक करना है ना। जो क्रियाकलाप कर रहे हैं, इसको क्रियाकलाप के माध्यम से हमको देखना है। दूसरी ओर लेमन घास के पौधों में झकड़ा जड़ें और पत्तियों में समांतर शिरा विन्यास होता है। तो जो लेमन घास है उसके पौधों की जड़ें कैसे हैं? झकड़ा जड़ें हैं, रेशेदार जड़ें हैं। और पत्तियों में कैसा है विन्यास? कैसा है उनका? समांतर शिरा विन्यास है। क्या अन्य
पौधे जिनमें समांतर शिरा विन्यास होता है उनमें भी झकड़ा जड़ें होती हैं। इसको हमको आगे और भी पौधों को देख के समझना है कि क्या जिनमें ये झकड़ा जड़ें होती हैं इनमें क्या विन्यास पत्तियों का समांतर शिरा विन्यास होता है। वास्तव में ऐसा ही होता है कि जिनमें समानता देखा जाता है, जिनमें मूसला जड़ें होंगी उन पत्तियों का शिरा विन्यास कैसा होगा, जालिका रूपी शिरा विन्यास होगा। मूसला जड़ों वाली का शिरा विन्यास कैसा होता है, जालिका रूपी होता है। मूसला जड़ें क्या होती है, जिसमें मेन जड़ होती है उसके अगल बगल छोटी छोटी जड़ें निकलती रहती हैं। इसी तरह पत्तियों में भी, इनका पत्तियों की जो जालिका रूपी पत्ती होती है, इस पत्ती में भी देखो एक मेन रेशा निकला रहता है। ऐसे पत्ती मान लो, ये एक मिनट आपको हम समझा रहे हैं, अच्छे समझेंगे। देखो मान लो जैसे एक पत्ती ऐसी बनी नहीं होती, ये पत्ती है पीपल की, मान लो जैसे पत्ती है ना, या गुड़हल की पत्ती है। तो पत्ती कैसे, ऐसे पत्ती होती है, ऐसे 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 इसमें लाइन बनी रहती है, ऐसे ऐसे। तो जो मूसला जड़ें होती हैं, ये जो आपका मूसला जड़ें होती हैं, इनका जो पत्तियों का शिरा विन्यास होता है जालिका रूप में होता है। तो जैसे मूसला जड़ में एक मेन जड़ होती है, उसके अगल बगल निकली रहती है छोटी छोटी जड़ें, उसी तरह देखो पत्तियों में भी एक मेन शिरा भी होता है और उसके बगल में साथ साथ क्या लगी रहती है, छोटी छोटी ऐसे ये शिरा बनी रहती है। इसको क्या बोलते हैं, जालिका रूपी शिरा। एकदम जड़ की तरह है ना, जैसे जड़ में मूसला जड़ होता है, एक नीचे एक मेन जड़ होती है और उसे लगी हुई छोटी छोटी जड़ें होती है। इस तरह पत्तियों का भी विन्यास सेम ऐसा ही होता है। एक मेन होता है सिरा, उसके अगल बगल क्या होता है, छोटे छोटे सिराएँ लगी रहती हैं। तो जिसमें मूसला जड़ होगा उसमें पत्तियों का शिरा विन्यास क्या होगा, जालिका रूपी। और जिसमें झकड़ा जड़ होंगे उसमें पत्तियों का विन्यास क्या होगा, समांतर विन्यास होगा। समानता जिन पौधों में जालिका रूपी शिरा विन्यास होता है उसमें मूसला जड़ें होती हैं, जबकि जिनमें समांतर शिरा विन्यास होता है उसमें झकड़ा जड़ें होती हैं। समानता ऐसा ही होता है, लेकिन कुछ अपवाद तो ही हैं। चने का पौधा मूसला जड़ और पत्तियों में जालिका रूपी शिरा विन्यास का एक और उदाहरण है। चने का पौधा है, उसकी भी जड़ें क्या होती हैं, मूसला जड़ें होती हैं, और पत्तियां क्या होती हैं, जालिका शिरा विन्यास वाली होती हैं। गेहूं का पौधा झकड़ा जड़ें और पत्तियों में समांतर शिरा विन्यास का एक उदाहरण उदाहरण है। तो गेहूं के पौधा और चने का ये एक और उदाहरण दिया गया है, मूसला जड़ और झकड़ा जड़ का एक उदाहरण दिया गया है। क्या किसी बीज के पौधे क्या किसी पौधे के बीज के प्रकार और पत्तियों के शिरा विन्यास में परस्पर संबंध है? क्या सभी बीज एक जैसे होते हैं? अब हमको पौधों के बीज, जड़ के प्रकार और पत्ती के शिरा विन्यास में संबंध ढूंढना है। अभी तक हम लोगों ने क्या देखा था, जड़ और पत्तियों के बीच में संबंध। अब पौधों के बीज, पत्ती और जड़ में संबंध देखना है। चलिए आइए एक क्रियाकलाप से इसको हम समझते हैं। चने और मक्के के कुछ बीजों को 2 या 3 दिनों के लिए पानी में भिगोएं। चने के बीज का आवरण हटाकर बीजों की संरचना को देखें। अब चने और मक्का के बीजों की संरचना का अवलोकन करें, क्या वे समान है अथवा भिन्न है। हमको एक चना का बीज लेना है और मक्के का लेना है, इसको 2-3 दिन के लिए पानी में भिगो देना है। जब चना और मक्का दोनों फूल जाएगा तो चने को ऊपरी के आवरण को हटाना है, जो ऊपर का कवर होता है जिसको छिलका बोलते हैं, छिलका को हटाना है। इसी तरह मक्के के ऊपर जो छिलका होगा उसको भी हटाना है और देखना है। चना क्या होता है, द्विबीजपत्री होता है, उसमें 2 बीज पत्र होते हैं। और मक्का क्या है, एक बीजी पत्र वाला पौधा है, बीज है। तो ये दोनों में अंतर, उसमें 2 फलक निकलेंगे। चने में क्या निकलेगा, 2 फलक निकलेगा, और मक्के में क्या निकलेगा, एक ही फलक निकलेगा। ये द्विबीजपत्री चना है और एक बीज पत्री मक्के का उदाहरण है। चने और मक्के का उदाहरण है। आप देखेंगे कि चने के बीज अपने बीज आवरण के अंदर 2 भागों में विभक्त होते हैं। प्रत्येक भाग को बीजपत्र काटिलीडन कहा जाता है। जिन पौधों के बीज में 2 बीजपत्री होते हैं उन्हें द्विबीजपत्री, डाई काटिलीडन्स या डाइकॉट कहा जाता है। मक्का के बीज में एक पतला बीजपत्र होता है। ऐसे बीज वाले पौधों को एक बीजपत्री मोनोकाटिलीडन्स मोनोकॉट कहा जाता है। तो हमने भी देखा कि चने के बीज में क्या होते हैं, 2 भागों में विभक्त होता है। चने का जब ऊपर का कवर हटाएंगे, उसके खोल को हटाएंगे तो 2 भागों में बटा होगा। प्रत्येक भाग को क्या कहेंगे, बीजपत्र काटिलीडन कहा जाएगा, है ना। जिन पौधों में 2 बीजपत्र होते हैं उनको द्विबीजपत्री, जिनमें एक बीजपत्र होता है उसको एक बीजपत्री मोनोकाटिलीडस या मोनोकॉट कहा जाता है। आप पौधों में पत्ती के शिरा विन्यास, जड़ों के प्रकार, बीजों में बीज पत्र की संख्या में परस्पर क्या संबंध देखते हैं?
द्विबीजपत्री पौधों में जालिका रूपी शिराविन्यास और मूसला जड़ तंत्र होते हैं, जबकि एक बीजपत्री पौधों में समांतर शिराविन्यास और झकड़ा जड़ तंत्र होता है। जैसे देखो चना, चना क्या है? चने में कौन सी जड़ होंगी? चने में कौन सी जड़ होंगी? चने में हमने देखा, अभी ऊपर देखा है, आप लोग चेक करिएगा अपने गाँवों में जाके चने का पेड़ उखाड़ के देखिएगा। चने में क्या होता है? मूसला जड़ होती है। तो जिसमें मूसला जड़ होती है उसका पत्तियों का शिराविन्यास क्या होगा? जालिका रूप में होगा। तो जिनमें मूसला जड़ें होती हैं वे, उनका जो बीज होता है वो द्विबीजपत्री पौधा होता है। का बीज क्या होता है? 2 पत्रों वाला होता है, द्विबीजपत्री होता है। जबकि जो समांतर शिराविन्यास अथवा झकड़ा जड़ वाले पौधे होते हैं उनमें एक बीजपत्री होते हैं, एक बीजपत्र वाले बीज होते हैं। तो एक बीजपत्री पौधों में समांतर शिराविन्यास होता है और द्विबीजपत्री में क्या होता है? जालिका शिराविन्यास होता है। आपने पौधों के समूह बनाने के लिए उपयोग की जाने वाली कुछ विशेषताओं के विषय में पढ़ा है। आइए अब जंतु के समूह बनाने के विषय में समझते हैं। अभी तक हमने पौधों को समूह में बांटा है ना। अब क्या करेंगे? जंतुओं को अलग अलग समूहों में बांटेंगे। जंतुओं के समूह कैसे बनाएं? अब जंतुओं को अलग अलग समूह में बांटना है। किस आधार पर बांटेंगे? जैसे पौधों को बांट रहे थे ना, उनकी विशेषताओं के आधार पर अलग अलग, तो जंतुओं में भी कुछ विशेषताएं होंगी, उनके आधार पर हम अलग अलग समूहों में बांटेंगे उनको। पौधों की भांति जंतु भी एक दूसरे से बहुत भिन्न होते हैं। क्या कभी आपने सोचा है कि इतने विविध प्रकार के जंतुओं के समूह कैसे बना सकते हैं? आप ऐसी कौन सी विशेषताओं के बारे में सोच सकते हैं जिनका उपयोग इनका समूह बनाने के लिए किया जा सकता है? आपने पहले क्रियाकलाप 2.3 में जंतुओं के समूह बनाने के लिए कुछ आधार निर्धारित किए हैं। आइए इनमें से कुछ पर विस्तार से चर्चा करते हैं। क्रियाकलाप, आइए पता लगाएं। आपने क्रियाकलाप 2.2 में कुछ जंतुओं की गति को अंकित किया है। आपने संभवतः यह भी देखा है कि अन्य जंतु किस प्रकार एक स्थान से दूसरे स्थान पर गति करते हैं। आइए जंतुओं में विभिन्न प्रकार की गतियों को जानने का प्रयास करें। चित्र 2.7 में अनेक जीव जंतुओं को दिखाया गया है। आप इस चित्र में स्वयं द्वारा देखे गए एवं अन्य जंतुओं को भी इसमें जोड़कर विविध प्रकार के जीव जंतुओं पर एक पोस्टर बना सकते हैं। चित्र 2.2 को देखकर यह बताने का प्रयास करें कि जंतुओं द्वारा गति के लिए शरीर के किस अंग का उपयोग किया जाता है। तो ये देखो एक चित्र दिया गया है। इस चित्र में विभिन्न प्रकार के जंतुओं को दिखाया गया है। हमको देख के बताना है कि ये गति कैसे करते हैं, एक स्थान पे दूसरे स्थान पर जाने के लिए किस अंग का उपयोग करते हैं। जैसे गाय हो गया पैर का उपयोग करेगा, है ना। मच्छर हो गया पंख से जाते हैं, पैर से चलते हैं। सांप क्या होता है? रेंग कर चलता है। कछुआ क्या होगा? कछुआ भी पैर से चलेगा। मेढक क्या करेंगे? तैरेंगे, उछलेंगे। मछली भी तैर कर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती है। तो जंतुओं में विविधता, इस अब आगे हमको पढ़ना है कि जंतु ये कैसे गति कर रहे हैं, कौन से अंग का उपयोग कर रहे हैं। तो इसमें जलीय पौधे भी हैं, स्थलीय पौधे भी हैं, उड़ने वाले भी पौधे बने हैं, है ना। तो इनका हमें अध्ययन करना है आगे। इन जंतुओं को तालिका 2.5 में सूचीबद्ध करें। इन जंतुओं में गति करने के तरीकों को देखें और उनके चलने के लिए उपयोग किए जाने वाले शरीर के अंगों के नाम बताएं। तालिका 2.5 में कुछ उदाहरण दिए गए हैं। तो इनको जंतुओं को चलने का तरीका देखना है और किस अंग का उपयोग करते हैं चलने में, उसको तालिका में भरना है। जैसे चींटी, चींटी की गति क्या होती है? सीधी चलती है। और किसके माध्यम से गति करती है? टांगों के माध्यम से, है ना। और ये बकरी हो गया, बकरी भी चलती है, कूदती है टांगों के माध्यम से। कबूतर पैर और पंख से चलता है, उड़ता है ना। मक्खी क्या है? ये भी चलती है और उड़ती है पैर और पंख से। मछली क्या होती है? ये तैरती है, किसके माध्यम से? पंख के माध्यम से। इसका शरीर जो है धारा रेखित बना होता है, उसी के माध्यम से जो है ये तैरती है। अन्य जंतुओं को भी हमको नीचे लिखना है और उनकी गति के प्रकार को समझना है और क्या प्रयोग करते हैं गति के लिए उसको बताना है। तालिका 2.5 में दी गई जानकारी के आधार पर क्या निष्कर्ष निकाल तालिका 2.5 में दी गई जानकारी के आधार पर क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं? विभिन्न जंतुओं में अलग अलग प्रकार की गति होती है। जंतु उड़ सकते हैं, दौड़ सकते हैं, रेंग सकते हैं, चल सकते हैं, कूद सकते हैं, फांद सकते हैं। ये जंतु एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए शरीर के विभिन्न अंगों का उपयोग करते हैं। इनके पास पंख, पैर और दूसरे अंग हो सकते हैं जो इन्हें चलने में सहायता करते हैं। चित्र एवं तालिका के माध्यम से हमने गति के प्रकार और गति के लिए प्रयुक्त शरीर के अंगों के आधार पर जंतुओं को पहचाना।
हम जंतुओं को उनकी गति के आधार पर समूहों में कैसे बांट सकते हैं? इसके अतिरिक्त अनेक जंतु आकृति, आकार, संरचना, रंग एवं अन्य विशेषताओं में एक दूसरे से भिन्न होते हैं। इनमें से कुछ विशेषताओं का उपयोग विभिन्न प्रकार के जंतुओं के समूह बनाने के लिए किया जा सकता है। पौधों की भांति ही जंतुओं के समूह बनाना उनकी विविधता को समझने के लिए महत्वपूर्ण है। तो हमने देखो विभिन्न प्रकार के जंतुओं को देखा है। कुछ जंतु उड़ते हैं, कुछ जंतु पैरों के माध्यम से चलते हैं, कुछ पंखों के द्वारा उड़ते भी हैं और पैरों से चलते भी हैं, कुछ कूद कूद के चलते हैं, कुछ क्या होता है एकदम ज़मीन से चिपक के चलते हैं ना, रेंग कर चलते हैं। तो इन सभी जीव जंतुओं को चलने के लिए इनके अंग भी क्या होते हैं, सबके अलग अलग होते हैं। कोई पंख के माध्यम चल रहा है, कोई पैर के माध्यम से चल रहा है, सबके अंग क्या है, अलग अलग हो सकते हैं। जैसे पानी वाले क्या होते हैं जो जंतु होते हैं, जैसे मछली है, मछली के पंख होते हैं, उनका शरीर का बनावट ही ऐसा होता है कि उनको तैरने में सहायता मिलती है ना, तो वो तैर कर एक स्थान पे दूसरे स्थान तक चले जाते हैं। तो गति करने के लिए उनके विशेष प्रकार के अंग होते हैं। तो जंतुओं के अंगों के आधार पर, गति के अंगों के आधार पर उनको हम पहचान सकते हैं, उनको समूह में बांट सकते हैं, है ना। तो उनकी आकृति, उनकी संरचना, रंग एवं अन्य विशेषताओं से क्या होते हैं, वो अलग अलग होते कि नहीं होते। जो जंतु होते हैं सबकी अपनी विशेषता होती है, उनके अलग अलग रंग होते हैं, अलग अलग संरचना होती है ना, उनका आकार अलग अलग होता है। तो इन सभी विशेषताओं का हम उपयोग करके उनको समूहों में बांट सकते हैं। जब समूहों में उनको अलग अलग बांट देंगे तो उनका हमें अध्ययन करने में क्या होगा, आसानी होगा। तो उनकी विविधता को समझना हमें क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। जो उनमें डाइवर्सिटी है, जंतुओं में जो विविधता है, उसको हम क्या करेंगे, आसानी से हम समझेंगे। जब समूह में बांटे रहेंगे तो क्या होता है, जब मिक्स रहेगा तो नहीं समझ में आएगा, जब अलग अलग समूह में बटा रहेगा तो आसान हो जाएगा। ये एक वैज्ञानिक परिचय है। ये एक जानकी अम्माल है, एक साइंटिस्ट है, इनके बारे में थोड़ा दिया गया है। जानकी अम्माल एक भारतीय वनस्पति शास्त्री थी जो पर्यावरण संबंधी कार्यों के प्रति समर्पित थी। उन्होंने भारत के पौधों की समृद्ध जैव विविधता का लेखन और संरक्षण करने में सहायता की। उन्होंने साइलेंट वैली बचाओ आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण प्रमुख के रूप में उन्होंने भारत में पौधों की विविधता का प्रलेखीकरण करने के लिए कार्यक्रमों की शुरुआत की। जानकी अम्माल, ये 1897 में इनका जन्म हुआ था और 1984 में इनकी मृत्यु हुई थी। ये एक वनस्पति शास्त्री थी। इन्होंने पर्यावरण संबंधी कार्यों के प्रति विशेष कार्य किया। इन्होंने क्या किया था कि जो समृद्ध जैव विविधता है उनका प्रलेखन और संरक्षण किया था, मतलब उनको लिपिबद्ध एक तरह से किया था और उनको संरक्षण करने में विशेष भूमिका निभाई थी। तो ये साइंटिस्ट हैं जानकी अम्माल, इनके बारे में परिचय था। आगे देखते हैं सफलता की कहानी। साइलेंट वैली बचाओ आंदोलन क्या है उसके बारे में समझ लेते हैं और भी जाने। साइलेंट वैली आंदोलन जो चला था, जो जानकी अम्माल ने चलाया था, उसके बारे में और समझते हैं। यह आंदोलन केरल में पालक्काड़ जनपद के एक जंगल की वास्तविक कहानी है। यह अछूते, सुंदर, आर्द्र, सदाबहार जंगल और उसकी समृद्ध जैव विविधता को संरक्षित करने के विषय में है। सदाबहार जंगल वे होते हैं जो हमेशा हरे भरे होते हैं। तो साउथ की तरफ केरल के पालक्काड़ जनपद की एक जंगल की एक वास्तविक कहानी है। प्रसिद्ध साइलेंट वैली को उन आमजनों द्वारा चलाए गए एक अद्वितीय आंदोलन द्वारा बचाया गया था जो जंगल के आसपास भी नहीं रहते थे। यह संघर्ष कुंतीपुड़ा नदी के समीप एक जल विद्युत बांध के प्रस्ताव के विरुद्ध 10 वर्षों तक जारी रहा। क्या होता था, उस जंगल एरिया में एक जल विद्युत बांध बनाने का प्रस्ताव था। देखो, बांध बनेगा तो क्या होते हैं, पेड़ पौधे ख़त्म कर देंगे। तो उन्हीं पेड़ पौधों को बचाने के लिए एक ये आंदोलन था जिसको साइलेंट वैली बचाओ आंदोलन के नाम से जाना जाता है। तो उस एरिया का नाम ही साइलेंट वैली था, जो जहाँ पे एक जंगल था उसका नाम क्या था, साइलेंट वैली। उस समय लोगों ने व्यापक जागरूकता कार्यक्रम, संपादक को पत्र, समाचार पत्रों में लेख, सेमिनार और अंत में न्यायालय में याचिकाएं और अपील सहित सभी संभव उपलब्ध साधनों का उपयोग किया। इस प्रकार यह आंदोलन साइलेंट वैली बचाने में सफल रहा। तो लोगों ने बहुत प्रयास किया ना, जागरूकता कार्यक्रम चलाए, समाचार पत्रों के माध्यम से सेमिनार गए, है ना, तरह तरह के जागरूकता कार्यक्रम चलाएं कि ये जो बांध बन रहा है ये ना हो और हमारे जो जंगल हैं वो बचे रहें। अंत में न्यायालय की शरण में जाना पड़ा और न्यायालय से सबको जीत मिली और यह आंदोलन सफल हुआ। विभिन्न परिवेश में पौधे और जंतु। संभवतः आपने प्रकृति की सैर के दौरान अवलोकन किया होगा कि विभिन्न जीव जंतु भिन्न भिन्न परिवेश में रहते हैं। आपने तालिका 2.5 में जीव जंतुओं की गति को भी अंकित किया। क्या आप जंतुओं की गति उनके परिवेश पर निर्भर करती है? उदाहरण के लिए हम मछली और बकरी को लेते हैं। मछली जल में रहती है। जल में गति करने के लिए इनके पास धारा रहित स्ट्रीमलाइन शरीर और पंख
भिन्न होते हैं। चित्र 2.8 का बकरी घास वाले क्षेत्र में रहती है और टांगों की सहायता से चलती है। चित्र 2.8 का जंतुओं के आकार एवं आकृति भी एक दूसरे से भिन्न होती है। देखो, विभिन्न परिवेश में रहने वाले जीव जंतुओं में विभिन्नताएं पाई जाएंगी। देखो, जैसे जल में रहने वाला जो जंतु है और धरती पर रहने वाला जंतु है, दोनों में बहुत अंतर पाएंगे। मछली को गति करने के लिए क्या चाहिए? पंख चाहिए, और उनका शरीर क्या होता है? धारा रहित होता है। बल्कि जो बकरी होती है वो ज़मीन पर रहती है, उसको चलने के लिए पैर चाहिए, है ना। पैर होते हैं, टांगे होती हैं, उनके माध्यम से क्या करते हैं? वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर चलता है। ये देखो, मछली है, ये बकरी है। मछली पंखों की सहायता से पानी में तैरती है और ये टांगों की सहायता से एक स्थान से दूसरे स्थान पर चलती है। तुलना करें और विश्लेषण करें। क्रियाकलाप आगे समझते हैं हम लोग। तालिका 2.6 को देखें और श्यामपट्ट पर उसके जैसी एक और तालिका बनाएं। अब उन पौधों और जंतुओं के नाम की सूची बनाइए जिन्हें आप या आपके सहपाठियों ने तालिका में दिए गए स्थानों पर देखा अथवा जिनके बारे में आप जानते हैं। कुछ उदाहरण दिए गए हैं, आप उन उदाहरणों को भी जोड़ सकते हैं। तालिका को देखते हैं हम लोग। तालिका क्या है? विभिन्न परिवेश में पाए जाने वाले जंतुओं और पौधे। जैसे मरुस्थल में कौन से जंतु पाए जाते हैं? जैसे ऊँट पाया जाता है ना। और पर्वतीय क्षेत्र में देवदार के पेड़ पाए जाते हैं। महासागर में मछली जंतु पाई जाती है, जंगल में शेर, अन्य। तो विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न परिवेश में कौन कौन से पौधे जंतु, है ना, पाए जाते हैं, उनकी तालिका है, उसको हमको भरना है। कुछ उदाहरण दिया गया है, बाकी आपको भरना है। जैसे मरुस्थल में ऊँट हो गया, और नागफनी पौधा पाया जाता है ना। पर्वतीय क्षेत्र में पहाड़ी सांड होते हैं, है ना, और एक मतलब पहाड़ी ऊँट भी होता है। तो ये बहुत सारे उदाहरण है, आपको इस तालिका में भरना है, आगे समझेंगे हम लोग। विभिन्न क्षेत्रों में पाए जाने वाले जंतुओं और पौधों के संबंध में आपके क्या अवलोकन हैं? अपने अवलोकनों पर सहपाठियों के साथ चर्चा करें। तालिका 2.6 में आप देख सकते हैं कि एक प्रकार के क्षेत्र में पाए जाने वाले पौधे एवं जंतु अन्य प्रकार के क्षेत्र में पाए जाने वाले पौधों और जंतुओं से भिन्न होते हैं। तो एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में पौधे और जंतुओं में विभिन्न प्रकार की भिन्नताएं होंगी, है ना। जैसे जो पहाड़ी क्षेत्र में जो पौधे होते हैं, मैदानी क्षेत्र में जो पौधे होते हैं, और जो मरुस्थलीय क्षेत्र में पौधे होते हैं, सब में क्या होता है? भिन्नताएं पाई जाएंगी। भाई, पहाड़ी वाले क्षेत्र में ठंड ज़्यादा होती है, तो हाँ, ऐसे पौधे पाए जाएंगे जो ठंड में सर्वाइव कर सकें। और जो मरुस्थल वाले होते हैं, वहाँ पे गर्मी ज़्यादा पड़ती है, वहाँ पे पानी की मात्रा बहुत कम होती है, तो वहाँ ऐसे पौधे होंगे जिनको पानी की बहुत कम आवश्यकता हो, वहाँ ऐसे पौधे उगेंगे। कक्षा में चर्चा के दौरान एलेक्स को याद आया कि उसने राजस्थान के मरुस्थलों में मोटे और मांसल तने वाले नागफनी के पौधे को देखा था। माया बताती है कि उसने हिमाचल प्रदेश में हिमालयी क्षेत्र में देवदार के वृक्षों को देखा है। साथ ही उसने यह भी बताया कि ये वृक्ष शंक्वाकार होते हैं और इनकी शाखाएं लचीली और झुकी हुई होती हैं। तो एलेक्स ने बताया कि उसने राजस्थान में क्या देखा था? मरुस्थलीय भाग में मांसल पौधे देखे थे, तने वाले पौधे, जिसको हम क्या बोलते हैं? नागफनी देखा था। माया बताती उसने हिमाचल में देवदार का वृक्ष देखा था। ये देवदार है ना। ऊपर ऊपर देखो, ऊपर क्या है? ऊपर ये नागफनी है, ऊपर ये नागफनी है, नीचे क्या है? ये देवदार है। ये देवदार का पौधा है, दोनों में अंतर है। देवदार क्या होता है? शंक्वाकार होता है। नागफनी थोड़े कटीले होते हैं, कटीली झाड़ियाँ जैसी होती हैं, उसमें कांटे होते हैं। यहाँ यह ध्यान देना आवश्यक है कि अलग अलग क्षेत्रों में पाए जाने वाले ये दोनों प्रकार के पौधे एक दूसरे से भिन्न हैं। आइए पता लगाते हैं ऐसा क्यों। एक क्षेत्र की जैव विविधता अन्य क्षेत्रों की जैव विविधता से अलग क्यों होती है? मरुस्थलीय क्षेत्रों में बहुत कम जल उपलब्ध रहता है। शुष्क मरुस्थल दिन में अत्यधिक गर्म और रात्रि में अत्यधिक ठंडे होते हैं। इसलिए आपको इन क्षेत्रों में ऐसे पौधे और जंतु मिलेंगे जो दिन के समय अत्यधिक गर्मी और रात के समय अत्यधिक ठंड वाली परिस्थितियों में रह सकते हैं। मरुस्थल में पाए जाने वाले पौधों के मांसल तने जल को संग्रहित कर सकते हैं और उन स्थानों की गर्म परिस्थितियों को सहन करने में पौधों की सहायता करते हैं। देखो, जो मरुस्थल वाले पौधे होते हैं, वे ऐसे पौधे होते हैं कि गर्मी में वो जल का क्या कर लेते हैं? अपने पास जल का इकट्ठा कर लेते हैं, जल को इकट्ठा कर लेते हैं और आवश्यकता पड़ने पर जल का उपयोग करते रहते हैं। और उनमें वाष्पन, वेपराइजेशन ऐसी उनकी बनावट होती है, जैसे कांटेदार जो होती हैं नागफनी, उन कांटों के माध्यम से पत्तियां ऐसी होती हैं कि उनमें वाष्पीकरण कम होता है, तो जल का नुकसान कम होता है, तो उनके पास जल की मात्रा बराबर बनी रहती है। और वो अपने आप को ऐसे वहाँ पे पौधे पाए जाएंगे जो अपने आप को उस वातावरण में ढाल सकें। जैसे एक जंतु पाया जाएगा मरुस्थलीय पौधों में, जो ऊँट होता है, इनके पैरों की डिजाइन ऐसी होती है कि वो बालू में चल सकें, उनके पैर धंसे ना। और उनमें कूबड़ होता है, कूबड़ में क्या करते हैं? जल को इकट्ठा कर लेते हैं और आवश्यकता पड़ने पर जल का सेवन करते हैं। बहुत ठंडे पर्वतीय क्षेत्रों में प्रायः हिमपात होता है।
ऐसी परिस्थितियों में जीवित रहने के लिए कुछ वृक्षों की बनावट ऐसी होती कि उन पर बर्फ टिकती नहीं है, आसानी से फिसल जाती है। देवदार के वृक्षों की शंक्वाकार आकृति और नीचे झुकी हुई शाखाएं उन्हें आसानी से ऐसा करने में सक्षम बनाती हैं। अब आप समझ गए होंगे कि विभिन्न स्थानों की जैव विविधता भिन्न परिस्थितियों के कारण एक दूसरे से बहुत अलग होती है। राजस्थान के गर्म मरुस्थल के ऊँट चित्र 2.11 और लद्दाख के ठंडे मरुस्थल के ऊँट चित्र 2.12 देखिए। दोनों जंतुओं में आपको क्या अंतर दिखाई देते हैं? इन अंतरों के कारण ऊँटों को क्या लाभ होते हैं? देखो, ठंडी जगह पे जो पेड़ होते हैं वो शंक्वाकार होते हैं। शंक्वाकार इसलिए होते हैं कि जैसे उनमें ठंडे प्रदेशों में क्या होती है, टेम्परेचर बहुत कम होता है, बर्फ़ जमी रहती है, बर्फबारी होती है, बर्फ़ गिरती है, तो बर्फ़ जो है उन पे क्या होते हैं, नीचे फिसल कर ज़मीन पे आ जाते हैं। पेड़ों की डिज़ाइन ऐसी है, उनकी जो शाखाएँ होती हैं नीचे झुकी होती है और वो शंक्वाकार होते हैं। तो जब उन पर बर्फ़ गिरेगी तो उन पर रुकेगी नहीं और सीधा नीचे आ जाएगी। देवदार देखो इसका उदाहरण है। इनकी आकृति कैसी होती है देवदार की? शंक्वाकार। अभी ऊपर आपने देवदार का वृक्ष देखा है। तो नीचे देखो 2 ऊँट दिए गए हैं, एक राजस्थान वाला मरुस्थल वाला ऊँट दिया गया है, एक पहाड़ी ऊँट दिया गया है। दोनों में क्या अंतर है हम उसको देखते हैं। देखो ये 2 ऊँट दिए गए हैं, 2 ऊँट दिए गए हैं, इनको देखो समझो क्या होता है। ये एक ऊँट है, एक ये ऊँट है, ये पहाड़ी वाला, ये मरुस्थल वाला है। देखो पहाड़ी वाले के 2 कुबड़ हैं, है कि नहीं? इसके 1 कुबड़ है। इसके खुर देखो, खुर की डिज़ाइन अलग है, इसके खुर की डिज़ाइन अलग है। गर्म मरुस्थल के ऊँटों के पैर लंबे होते हैं जिनमें चौड़े खुर होते हैं। जो मरुस्थल वाले ऊँट होते हैं उनके पैर क्या होते हैं? लंबे होते हैं और खुर क्या होते हैं? चौड़े होते हैं। एलेक्स ने साझा किया कि उसकी दादी ने उसे बताया था कि ऊँट के लंबे पैर और चौड़े खुर ऊँटों को रेतीले मरुस्थल की रेत में बिना धंसे चलने में सहायता करते हैं। तुमने बताया था ना कि ऊँट के पैर ऐसे होते हैं कि रेत में धंसे नहीं, चलने में आसानी हो। उनके पैर क्या होते हैं? गद्दीदार और चौड़े खुर वाले होते हैं। दूसरी ओर ठंडे मरुस्थल के ऊँटों की ऊंचाई और पैर गर्म मरुस्थल के ऊँटों की तुलना में छोटे होते हैं। ठंडे वाले ऊँट क्या होते हैं? छोटे होते हैं, उनकी ऊंचाई कम होती है, उनके पैर भी क्या होते हैं? छोटे होते हैं रेगिस्तान वाले ऊँट की अपेक्षा। ये छोटे पैर उन्हें ठंडी पहाड़ी में मरुस्थलीय क्षेत्रों में आसानी से चलने में सक्षम बनाते हैं। मरुस्थलीय परिस्थितियों में भोजन सहजता से उपलब्ध नहीं होता। ऊँट अपने कुबड़ में भोजन संचित करते हैं। गर्म मरुस्थलों में पाए जाने वाले ऊँटों में एक कुबड़ होता है जो भोजन की कमी के दौरान उन्हें जीवित रहने में सहायक होता है। ठंडे मरुस्थल में पाए जाने वाले ऊँटों में 2 कुबड़ होते हैं। ये दोनों कुबड़ सर्दियों के अंत के दिनों में छोटे हो जाते हैं क्योंकि ठंडे मरुस्थल में अधिक भोजन उपलब्ध नहीं होता और उस समय उन्हें कुबड़ में संचित भोजन का उपयोग करना पड़ता है। उनके सिर से लेकर गर्दन के निचले भाग तक लंबे बाल होते हैं जो लद्दाख के बर्फीले मौसम में उनको जीवित रहने में सहायक होते हैं। देखो जो गर्म वाले ऊँट होते हैं, गर्म क्षेत्र वाले मरुस्थल वाले होते हैं, उनमें एक कुबड़ होता है, उसमें जल और भोजन क्या कर लेते हैं? वो लोग संचित कर लेते हैं और आवश्यकता अनुसार उसको प्राप्त करते रहते हैं। ठंडे वाले में 2 कुबड़ होता है, वो भी क्या करते हैं? जब भोजन और पानी की कमी होती है तो उन्हीं कुबड़ के माध्यम से वो अपने जल और भोजन का उपयोग कर लेते हैं। ठंडे प्रदेशों के जो ऊँट होते हैं उनके लंबे लंबे बाल होते हैं ताकि उनको ठंडी